Assalamu alaikum. This is the class of Artificial Intelligence, 9 a.m. 5th August. अस्सलाम वालेकुम। मलिक बिलाल आपने ज्वाइन किया है, काइंडली बता दें आवाज़ क्लियर आ रही है मेरी या नहीं। मैसेज करके मुझे बता दें चैट बॉक्स में। लेट्स वेट फॉर सम अदर पार्टिसिपेंट्स एज वेल एंड देन वी विल स्टार्ट। किसी और ने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक बिलाल, व्हाई इज़ दैट? काइंडली इन्फॉर्म कर दें सबको कि क्लास स्टार्ट हो गई है। 5-10 मिनट रुक जाते हैं। Let them start as well. Let them come as well. All right, so let's start. Hopefully मेरी आवाज़ अब भी क्लियर होगी. Let me share the screen with you. There was a message kind of. आमिर सईद कह रहे हैं कि इनको आवाज़ नहीं आती मेरी तरफ से। वाई इज़ दैट? बाकियों को तो क्लियरली आ रही है। देयर शुड नॉट बी एन इशू फ्रॉम माई साइड। अब आ रही है मेरी आवाज़ आमिर? बिल्कुल भी नहीं आ रही है या थोड़ी बहुत आ रही है? आई एम नॉट श्योर अगर मेरी आवाज़ जा भी रही है उन तक या नहीं। ठीक है, चलें, आमिर आप तक भी आ रही है। हाँ, इससे पहले आई वाज नॉट टॉकिंग। अब आप तक होपफुली आवाज़ तब तक क्लियर आ रही होगी। Okay, so let's continue from where we left off in the last lecture. We were talking about there can be 4 possible definitions of artificial intelligence. Either you are talking about thinking humanly or acting humanly, or thinking rationally or acting rationally. So we were talking about what rationally means. So we said that rationally means things that you can reason with. For example, if you are seeing that for example it's raining outside, okay, so if it's raining outside then it's in your reason, it's within reason. Like if you see that it's raining and you see that there are clouds as well and the weather is nice, then you will say okay मतलब बारिश हो रही है, तो it's understandable. But let's suppose you see it's raining outside and it's sunny outside as well. ठीक है, धूप भी निकली हुई है, बारिश भी हो रही है, एंड फॉर एग्जाम्पल यू डोंट सी एनी क्लाउड्स इन द स्काई एज वेल. नाउ दैट इज़ एन इरेशनल थिंग, बिकॉज दैट इज़ अ थिंग विच इज़ हैपनिंग विदाउट एनी रीज़न. It seems like the thing is happening without any reason. So humans tend to think and act rationally most of the times, but humans are not prone to rationalization all the time. What I'm trying to say is कि humans हमेशा rationally नहीं सोचते हैं, हमेशा rationally act नहीं करते हैं. Usually humans instinctively act कर रहे होते हैं, यानी कि आपको नहीं पता होता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन आप फिर भी वो करते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू अभी आप बैठे हुए हैं या मे बी आप लेटे हुए हों, आपने हैंड्स फ्री लगाए हुए हैं और आप क्लास सुन रहे हैं. इफ़ आई आस्क यू कि आप क्यों लेटे हुए हैं या क्यों बैठे हुए हैं, देयर विल बी सम रीज़न बिहाइंड इट. बट फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई कीप आस्किंग कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ आप क्यों बैठे हुए हैं, तो आप कहते हैं कि चले मैं क्लास ले रहा हूँ इस वजह से मैं बैठा हुआ हूँ. देन आई विल आस्क यू आप चेयर पे क्यों बैठे हुए हैं, आप से टेबल पे क्यों नहीं बैठे हुए. देन यू विल गिव मी सम रीज़न एज वेल. ऐसे करते करते अगर मैं आपको लेट से एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप जिस भी सिचुएशन में बैठे हुए हैं अभी, हो सकता है आपने हाथ बांधे हुए हों, हो सकता है आपने हाथ थाइस पे रखे हुए हों, हो सकता है आपके हाथ सर के पीछे हों, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसा क्यों है,
आप ऐसे क्यों बैठे हैं, तो देर विल नॉट बी एनी सच रीज़न बिहाइंड इट कि मैं इसलिए ऐसे बैठा हूँ. इट्स जस्ट इंस्टिंक्ट. आई फील कंफर्टेबल लाइक इट, सो आई एम सिटिंग लाइक इट. सो इट्स नॉट अ रैशनल थिंग. आप ये नहीं कहेंगे कि मैं इसलिए ऐसे बैठा हूँ ताकि इसमें मुझे ये फ़ायदा हो रहा है या मुझे इसके पीछे ये वजह थी, इस वजह से मैं ये बैठा हूँ. देर आर इंस्टिंक्टिवली. तो मोस्ट ऑफ द टाइम ह्यूमंस ऑल्सो थिंक ह्यूमनली. इसको हम कहते हैं ह्यूमनली सोचना, यानी कि बिहाइंड कोई रैशनलाइजेशन ना हो, कोई वजूहात ऐसी ना हो जो कि आप कहें कि यार इस वजह से मैं ये कर रहा हूँ. यू आर जस्ट डूइंग इट. ठीक है. सो इन दैट सिनेरियो दैट इज़ हाउ ह्यूमंस डू. बट फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू, वुड अ मशीन बी एबल टू डू दैट? वुड अ मशीन बी एबल टू वर्क और डू समथिंग लाइक दैट विच इज़ नॉट रैशनल? क्या आपको लगता है कि एक मशीन एक ऐसा काम करेगी जो कि रैशनल ना हो, जिसके पीछे कोई वजह ना हो? डू यू थिंक दैट? And why? Because you have designed some of the machines. Malik Bilal is saying कि no, machine would not be acting irrational. मशीन हमेशा रैशनल ही एक्ट करेगी. क्यों एक्ट करेगी? बिकॉज आपने थोड़ी बहुत मशीन्स बनाई होंगी, यानी कि आपने कोई लेट से एक कैलकुलेटर तक तो बनाया ही होगा छोटा सा. अब आप ये देखते होंगे कि अगर वो कैलकुलेटर या कोई भी कोड आपने अगर लिखा है, अगर वो कोई मसला पेश आ रहा है उसके अंदर, वो सही से प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है, यू विल नो दैट कोई ना कोई मसला आपने ही कोडिंग में किया है. इस चीज़ को बड़ा गौर से समझना. इंटेलिजेंस की बुनियाद है ये, कॉन्शियंस की बुनियाद है ये. अगर आपका बनाया हुआ कैलकुलेटर या आपने कोई भी एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, अगर वो मिसबिहेव कर रहा है, आपने सोचा यार ये बटन दबाऊंगा तो ये काम होना चाहिए इस प्रोग्राम में, लेकिन हो नहीं रहा है, हो कुछ हो रहा है. आपकी थिंकिंग ये नहीं आएगी कि यार ये प्रोग्राम का दिल ऐसा कर रहा है, इस वजह से ऐसा कर रहा है, प्रोग्राम इंस्टिंक्टिवली ऐसा कर रहा है. नहीं, आप हमेशा ये सोचेंगे कि अगर प्रोग्राम ये मिसबिहेव कर रहा है तो इट्स पर्टिनेंट कि आपने ही कोई ना कोई कोडिंग गलत की है. आप दोबारा जाएंगे, कोड को देखेंगे क्या क्या उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं. बिकॉज यू थिंक, यू नो दैट द प्रोग्राम और द मशीन विल ओनली एक्ट रैशनली. यानी कि उसको जो वजूहात दी जाएंगी, जो प्रेमिस दी जाएंगी, वो उसी के हिसाब से कंक्लूजन पर आएगा. वो अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं निकाल लेगा. ठीक है. सो कंप्यूटर्स, मशीन्स ऑलवेज एक्ट रैशनली. बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट कि इफ़ अ मशीन एक्ट्स रैशनली, दैट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट मशीन, दैट इज़ अ डम मशीन. कितना ही अच्छा मैं कोड कर लूँ अपने मशीन को, कितना ही अच्छा फास्ट कोड लिख लूँ, क्विक कोड लिख लूँ, ऑप्टिमल कोड लिख लूँ, आई विल नॉट कॉल दैट कोड इंटेलिजेंट. What makes my code intelligent, what makes my program intelligent, is the fact that the program should be able to think for itself. प्रोग्राम को ये पता हो कि उसने क्या करना है. इसकी एक छोटी सी एग्जांपल ऐसे ले लें कि अगर आपने प्रोग्राम को ये बता दिया कि आपने ए और A+B का रिज़ल्ट देना है, तो दैट इज़ अ डम मशीन, इट्स नॉट एन इंटेलिजेंट मशीन. बट अगर आपने प्रोग्राम को ये बता दिया कि A और B को प्लस ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसे भी किया जा सकता है, आपने 10 तरीके उसको बता दिए, और फिर आप उससे पूछते हैं A+B क्या है, और वो उनमें से कोई एक तरीका सेलेक्ट करके आपको बताता है, दैट इज़ सॉर्ट ऑफ लाइक एन इंटेलिजेंट थिंग. हाउ इज़ दैट सेलेक्टिंग दैट एग्जैक्ट प्रोपोर्शन जो कि आपको जल्दी जवाब दे या सही जवाब दे. सो मोस्ट ऑफ द मशीन्स दैट वी बिल्ड are not intelligent. There are some aspects to intelligence, especially artificial intelligence, that we will study in this course later on. Let's move on. So thinking humanly, need to study the brain as an information processing machine. अगर आप थिंकिंग ह्यूमनली को पढ़ना चाहते हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि ह्यूमंस कैसे सोचते हैं, ह्यूमंस के ब्रेन्स कैसे काम करते हैं, ह्यूमन का ब्रेन जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करता है, इन्फॉर्मेशन गैदर कैसे करता है, उसको प्रोसेस कैसे करता है, और फिर उसके बाद उसमें आउटपुट कैसे देता है. यानी कि किसी भी एक चीज़ की इनपुट आपके पास आती है, आपके ब्रेन के पास, उसको किस तरह से प्रोसेस किया जाता है और फिर इसका आउटपुट कैसे दिया जाता है.
इसमें फील्ड्स जो आती हैं वो कॉग्निटिव साइंस और न्यूरो साइंस से रिलेटेड जो फील्ड्स हैं, दीज आर एक्चुअली वर्किंग ऑन हाउ ह्यूमंस थिंक, हाउ ह्यूमंस बिहेव. A big question: can a human brain be built? क्या हम एक ह्यूमन ब्रेन बना सकते हैं या नहीं? ये एक अलमिया है, ये एक डायलेमा है कि क्या हम इन अ मशीन, हमने ये तो समझ लिया चलें कि ह्यूमन काम कैसे करते हैं, ह्यूमंस कैसे सोचते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि क्या हम एक ह्यूमन ब्रेन बना सकते हैं यूजिंग मशीन्स और नॉट. ऑल्दो देयर आर सम एस्पेक्ट्स जो कि आज भी जिनके ऊपर आज भी काम हो रहा है, एंड दे हैव हैपेंड, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि ह्यूमन ब्रेन करता है जो कि मशीन्स के अंदर लाना थोड़ा सा मुश्किल है. ये हम थोड़ा सा इसका डिफरेंस देखना चाह रहे हैं इसका कि क्या है. ओके, आमिर सईद कुछ कहना चाह रहे हैं आप? लेट मी ओपन योर माइक. यस सर, हम लोग सर इस पे काम कर रहे हैं। और लेकिन हम लोग सर ह्यूमन ब्रेन क्रिएट तो नहीं कर सकते, लेकिन सर उसकी जो एक समझ लें कि बहुत सारी कुछ जो हमारे ब्रेन की जो सर वर्किंग होती है ना, वो हमने क्रिएट कर ली है। मतलब ऐसी वो ब्रेन चिप और वो माइंड जो है ना, उसको डाउनलोड करने का कॉन्सेप्ट तो है बहुत पुराना कि पूरे को कर लिया जाए। और ऐसी चिप है, लेकिन हम सर ह्यूमन ब्रेन नहीं बना सकते, क्योंकि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो मतलब ब्रेन है वो एक लिविंग चीज है ना, वो तो नहीं क्रिएट नहीं कर सकते, बट सर उसको कुछ अब उसके जो कुछ हाँ, नहीं एक्सट्रैक्शन है वो हम नहीं, लोग कर यू आर सकते हैं। राइट, बट यू शुड आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग? राइट, लिविंग का मतलब क्या होता है? आप कह रहे हैं लिविंग सर चीज़ है, लिविंग का हाउ डू यू मतलब सर डिफाइन? वो होता है सर जो किसी सर बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू काम कर रहा होता है ना, बाइंड द सीन, या उसमें एक कॉन्शियस होता है, यही चीज लिविंग होती है, कॉन्शियस हो और कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस हो उसके बाइंड पे, या राइट, कोई यू उसका आर राइट, यूनिट हो। यू आर राइट. यानी कि आप कह रहे हैं कि एक नेचुरल चीज़ हो, आर्टिफिशियल ना हो. इज़ वैसे दैट राइट? ऐसे सर कॉन्शियस रखती है, नेचुरल चीज हो, ठीक है. बायोलॉजिकल उसका वो सिस्टम है उसके पीछे। सो या एग्जैक्टली यू आर राइट कि हम हमेशा ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते कि हम एक ह्यूमन ब्रेन एग्जैक्टली बना सकते हैं, बट हम ये कह सकते हैं कि एक उसको मिमिक कर सकते हैं. मिमिक का यस मतलब यही होता है कि हम उसको उसकी नकल उतार सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, तो उसके कुछ फीचर्स को कॉपी कर सकते हैं, बट वी कैन नॉट मेक एन एग्जैक्ट लिविंग थिंग. बट द क्वेश्चन कम बैक टू इट कि अगर आपने कोई चीज़ इस तरह की बनानी है जो कि ह्यूमन लाइक है, लेट्स से, अब जैसे आमिर ने कहा कि नेचुरल चीज़ तो हम नहीं बना सकते, हम उसको मिमिक कर सकते हैं, हम उसको कॉपी कर सकते हैं. नाउ द थिंग इज़ कि ह्यूमन ब्रेन इज़ नॉट अ कम्प्लीटली अंडरस्टूड थिंग इन द वर्ल्ड. मैं हमेशा अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास में ये एग्जांपल, ये बात कहता हूँ कि आपने जितनी भी एवोल्यूशन देखी है, जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं कि कंप्यूटर्स की दुनिया में या किसी और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हो रही हैं, दे आर बिकॉज वी नो हाउ दैट वर्क. बड़ा और से समझना है इस बात को, बड़ी टेक्निकल सी बात है एक. हो सकता है समझ में आ जाए आपको, हो सकता है ना आए. कि अगर लेट्स से बायोनिक हैंड्स आपने देखे होंगे कि भाई एक एक बंदा है जिसका हाथ नहीं है, लेकिन उसके ऊपर एक मशीन का हाथ लगा दिया गया है और वो उसको कंट्रोल कर रहा है, उसका हाथ उसी तरह चल रहा है. वो हाथ कैसे बनाया गया? वो हाथ इस तरह से बनाया गया क्योंकि हमने ये सीख लिया कि हाथ कैसे काम करता है, इंसानी हाथ कैसे काम कर रहा होता है, उसके अंदर कहाँ कहाँ पे बोन्स होती हैं, कहाँ कहाँ पे उसके कनेक्शंस होते हैं, वगैरह वगैरह. हमने ये सीख लिया तो हमने एक आर्टिफिशियल हाथ बना दिया. हमने कैलकुलेटर कैसे बनाया? हमने कैसे कैलकुलेटर के अंदर ये बात इंसर्ट कर दी कि 2 और 5 को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं.
इसलिए क्योंकि हमें पता लग गया कि 2 और 5 को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अगर मैं ये समझ लूँ कि एक सर्टेन काम कैसे हो सकता है एज अ ह्यूमन, अगर मैं ये समझ लूँ कि एक सर्टेन काम कैसे होता है, तो देयर इज़ नथिंग स्टॉपिंग मी कि मैं वो काम मशीन को सिखा दूँ। अगर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि वो काम कैसे हो रहा है, तो फिर मैं वो बात मशीन को भी ऑब्वियसली नहीं सिखा सकता। आपने देखा मशीन चेस खेल रही है, कंप्यूटर्स के साथ आप चेस खेलते हैं, आप एक मूव करते हैं वो दूसरा मूव करती है, आप एक और मूव करते हैं मशीन अगला मूव कर रही होती है, एंड द गेम गोज़ ऑन। उस मशीन को किसी ने वो गेम सिखाया, जिसने वो गेम सिखाया उसने उस गेम को पहले खुद सीखा। द प्रॉब्लम विद बिल्डिंग अ ब्रेन इज़ दैट एज अ ह्यूमन we do not fully understand how does a brain work. How does an average brain work? We know most of the aspects of it, ज़्यादातर हमें पता है, बट अल्टीमेटली किस तरह से वो काम हो रहा है फ्रॉम द ज़ीरोथ लेवल, वी डोंट अंडरस्टैंड इट। विच इज़ वाई जिस तरह कॉन्शियस है, इट्स अ वेरी बिग थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस के हाउ डज कॉन्शियस वर्क। कॉन्शियस का मतलब बेसिकली ये होता है, जिस तरह आमिर अभी बात कर रहे थे कि कॉन्शियस मेक समथिंग नेचुरल और समथिंग ह्यूमन लाइक। कॉन्शियस मीन्स टू नो दैट यू आर, फुल स्टॉप, टू नो दैट यू आर, आपको पता हो कि आप हो, दैट इज़ कॉन्शियस। Conscience means knowing yourself, that you are an existence. As far as we know, computers do not know that they are existing, right? Computers are just dumb machines जिसमें एक ट्रांजिस्टर को दूसरे ट्रांजिस्टर से कनेक्ट कर दिया गया and we are using it for our own good. They don't know that they are existing, but humans know they are existing. You know you are existing. All right, and probably animals know they are existing. Right, insects know they are existing, all living things know that they are existing, they are in this world, they have some purpose or whatever. Computers do not know that. Computers are just like a dumb table or a dumb chair that you are sitting on. It doesn't know that it is existing. You are using this for your own purpose, but they don't know, they are not thinking, they don't have a brain. This is what actually differentiate between a human or a conscious creature and an unconscious creature, like जिसको हम नॉन लिविंग थिंग कह लेते हैं। सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक ऑफ कैन वी बिल्ड अ ब्रेन, सो वी हैव मिमिक्ड इट्स प्रॉपर्टीज़ वेरी मच। हमने ब्रेन को स्टडी किया है, हमसे मुराद है साइंटिस्ट्स ने, इंसानों ने ब्रेन को स्टडी किया है, उसको देखा है वो किस तरह से काम करता है, और उसके फंक्शंस को मिमिक करके मशीन्स बनाई गई हैं, इस बात में कोई शक नहीं है, और उसको हम कहते हैं ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, देयर आर ब्रेन कंट्रोलिंग चिप्स एज वेल, देयर आर ब्रेन अल्टरिंग चिप्स एज वेल, देयर आर, अगर आप न्यूरो साइंस के अंदर चले जाएँ तो देयर इज़ अ ह्यूज फील्ड इन दैट, जिसके अंदर डॉक्टर्स और न्यूरो साइंटिस्ट्स दे कैन अल्टर ब्रेन्स फंक्शंस, जो इस तरह की दिमागी बीमारियां होती हैं उसको ट्रीट करने के लिए। सो देयर आर थिंग्स जो कि हमें समझ में आ रही हैं, और उनको देखते हुए हम वो चीज़ें मशीन के अंदर भी डालते हैं, जिस तरह से हम अगले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि कैसे हम एक चीज़ को इंटेलिजेंट कह के वो चीज़ मशीन को सिखा रहे होते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम बीइंग कॉन्शियस, if I put all of the intelligence of a human's brain into the machine, I can call that machine an intelligent machine. So can we build a brain? Yes or no? Let's see the differences between a computer and a brain. Computers are mostly digital. Brains are analog. What does it mean? Computer means digital. Computers work on zeros and ones only. Computers don't have something कि जिसको आप कहो कि ये चीज़ true भी है और false भी है। Computers don't have the in between line of that कि एक चीज़ ऑफ भी है और एक चीज़ ऑन भी है। Computers work on short transistors, ठीक है, बहुत छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं। देयर इज़ अ बल्ब लेट्स से, एंड इट कैन ओनली गेट ऑन और ऑफ, देयर इज़ नथिंग बिटवीन इट। ठीक है, वो ऑन होगा या ऑफ होगा। आपने भी देखा होगा, आप अगर अपने घर में देखें एक बल्ब है,
वो बल्ब का बटन होता है, उस बटन को आप एक जगह लाते हैं तो वो ऑन हो जाता है, उसके अलावा वो हर जगह ऑफ ही रहता है, या वाइस वर्सा। देयर इज़ नथिंग जिसमें आप कहो कि यार मैं बटन को अगर बीच में ले आता हूँ तो ये ना खुलेगा ना बंद होगा। अगर वो आप डिमर की भी बात करते हैं कि वो उसकी स्पीड को स्लो कर देगा या उसकी लाइट को स्लो कर देगा, सो इन दैट केस एज वेल इट इज़ ऑन। वो उसकी लाइट कम कर रहा है बट इट इज़ ऑन, यू कांट से दैट इट्स ऑफ एज वेल। या तो वो ऑन होगा या ऑफ होगा। सो कंप्यूटर्स वर्क ऑन डिजिटल थिंग्स बट आवर ब्रेन्स वर्क ऑन एनालॉग थिंग्स। ठीक है, हमारा ब्रेन सिर्फ ये नहीं सोचता कि अ थिंग कैन इधर बी ट्रू और फॉल्स। हमारा ब्रेन सोचता है कि ये चीज़ सही भी है और गलत भी है, राइट। हमारा ब्रेन इस तरह से सोच रहा होता है, ये बंदा सही भी कह रहा है और गलत भी कह रहा है, डिपेंडिंग ऑन सम थिंग्स। वी कांट से कि नहीं यार आप सही कह रहे हो या सिर्फ आप गलत कह रहे हो। हम काफ़ी दफ़ा एनालॉग सोच रहे होते हैं। कंप्यूटर्स फिक्स्ड आर्किटेक्चर है, ब्रेन इवॉल्विंग आर्किटेक्चर है। कंप्यूटर का आर्किटेक्चर फिक्स है, दे आर वर्किंग ऑन द ट्रांजिस्टर्स एंड दैट्स दैट। There is a new evolution in computers that transistors have been shifted to quantums, और उसके ऊपर काम हो रहा है, but still it's a machine running on electronics. And brains have an evolving architecture. It means, very interesting meaning of that brains evolve होते हैं with time. लेट्स से अगर मैंने आज आप एक कंप्यूटर चला रहे हैं, आज आप एक मोबाइल फ़ोन चला रहे हैं, आप अगर 15 साल बाद भी ये मोबाइल फ़ोन चलाएंगे, इसकी प्रोसेसिंग स्पीड, इसका आर्किटेक्चर सेम ही रहेगा, राइट। ये इवॉल्व नहीं होगा। इवॉल्व होगा जब इसकी दूसरी मशीन बनाई जाएगी। लेकिन ब्रेन इवॉल्विंग आर्किटेक्चर है। ब्रेन एक वो जो छोटे बच्चे के स्कल में जो ब्रेन होता है वही ब्रेन बड़ा होता है 18-20 सालों के अंदर, और वही ब्रेन जो कि छोटा सा था वो इवॉल्व हो के मुख्तलिफ़ तरह के इमोशंस को, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों को अडॉप्ट करता है। आपकी मशीन ये नहीं कर सकती कि सीख सीख के, आपका मोबाइल ऐसा नहीं कर सकता कि सीख सीख के वो लैपटॉप बन जाए किसी दिन। इवॉल्व नहीं हो रहा है, आर्किटेक्चर वही रहेगा। फिक्स्ड प्रोसेसिंग स्पीड है कंप्यूटर्स की। ब्रेन्स की कोई सिस्टम क्लॉक नहीं है। ब्रेन्स की सिस्टम क्लॉक, यू हैव सीन कि ब्रेन की सिस्टम क्लॉक इज़ अ वेरी इवॉल्विंग थिंग। सिस्टम क्लॉक का मतलब यही है कि वो एक लेट्स से सेकंड में कितना काम कर सकता है। तो यू हैव सीन कि किसी वक्त ब्रेन एक सेकंड के अंदर 10-10 काम भी कर रहा होता है, मल्टीपल काम कर रहे होते हैं आप, और कभी वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा होता। बट कंप्यूटर्स की अगर हम बात करें तो वो तो एक वक्त में अगर 10 काम कर रहे हैं, 10 से ज़्यादा नहीं कर सकते, तो वो आप किसी भी वक्त उठाएंगे तो 10 से ज़्यादा काम नहीं कर सकता। कंप्यूटर्स आर प्राइमरीली सीरियल मॉड्यूलर, अलग अलग चीज़ें डिवाइड होती हैं उसके अंदर, जबकि ब्रेन्स जो हैं वो मैसिवली पैरेलल हैं। ब्रेन्स में बहुत सारे फंक्शंस एक साथ हो रहे होते हैं, उसमें हर चीज़ को सिस्टम क्लॉक की ज़रूरत नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें जिसको हम कहते हैं मेमोरी, इस तरह की मेमोरी जो कि या तो मसल मेमोरी हो आपकी या किसी और तरह की मेमोरी हो। ब्रेन, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट कि ब्रेन्स डू नॉट रिक्वायर अटेंशन फॉर एवरी प्रोसेस दे आर वर्किंग ऑन। फॉर एग्जांपल अगर आप एक मोबाइल फ़ोन चलाते हैं जिसकी लेट्स से 1 GB ऑफ रैम है, अगर आप उस पर 10 प्रोसेस चला सकते हैं तो इट्स नॉट लाइक कि एक प्रोसेस एक वक्त में ज़्यादा मेमोरी ले रहा है और एक वक्त में बिल्कुल मेमोरी नहीं ले रहा, लेकिन काम उतना ही कर रहा है। अगर आपका एक प्रोसेस काम उतना ही कर रहा है तो वो मेमोरी भी उतनी ही ले रहा होगा, राइट। बट इन ब्रेन इट्स नॉट लाइक दैट। when you're thinking about your brains, there are million things that you are doing right now which are not specifically taking up space in your brain. आपके दिमाग में वो स्पेस नहीं ले रही चीज़ें जो कि आप कर रहे हैं अभी, अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू थिंग्स। मे बी आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो हो सकता है मेरी बातों के ऊपर आप थोड़ा गौर कर रहे हो, आपका दिमाग लग रहा हो, लेकिन अगेन वही बात, आप बैठे किस तरह से हैं, इट्स नॉट योर ब्रेन टेलिंग यू, आप उसको प्रोसेस नहीं कर रहे हैं और फिर उस तरह से बैठे हैं सोच के, ठीक है। यू आर सीइंग समथिंग, तो वहाँ पर भी आप वो चीज़ आपके बैकग्राउंड में चलती जा रही है। मे बी यू आर ईटिंग समथिंग, तो वो चीज़ भी बैकग्राउंड में चलती जा रही है। देयर आर अ मिलियन थिंग्स दैट यू आर डूइंग that your brain is not helping you to, but you are just doing it, ठीक। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल
कुछ चीज़ों का अगर आप नोट करना शुरू हो जाएं तो आपको लगेगा कि इट्स नॉट नाउ टेकिंग अप स्पेस. फॉर एग्जांपल नाउ यू आर ब्रीदिंग, राइट, सांस ले रहे हैं आप, बट अभी तक आपने सोचा नहीं था कि आप सांस ले रहे हैं. बट नाउ थिंक अबाउट इट दैट यू आर ब्रीदिंग. अब आपको अपने सांस लेने पर थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ रही होगी, बिकॉज यू आर थिंकिंग के नाउ आई एम ब्रीदिंग, नाउ यू आर थिंकिंग के अच्छा व्हेन एम आई इनहेलिंग, व्हेन एम आई एक्सहेलिंग, कब मैं सांस हवा अंदर ले रहा हूँ और कब मैं हवा को बाहर निकाल रहा हूँ. नाउ दैट ब्रीदिंग इज़ अ थिंग दैट योर ब्रेन इज़ टेकिंग अप स्पेस फॉर. अब आपका ब्रेन की मेमोरी इसके ऊपर लग रही है, प्रोसेसिंग इसके ऊपर लग रही है, बिकॉज यू हैव थॉट अबाउट इट. If you don't think about it, which means it's not taking up your brain space, then you are doing a million things like breathing, like sitting, like keeping your back straight, like moving your hands, like whatever. All of the things that you are doing, they are not taking up primarily space in your brain, but they are being happened. In a computer it's not like that. If in a computer, if a thing is happening, it means that is taking up space that is used by the brain of the computer. Computers have separate hardware and software. Brains obviously don't have a separate hardware and software. Brain is an embedded software. जिस तरह इसमें आपको लास्ट चीज़ नज़र आ रही है, brain is an embodied software. You cannot just put a brain of someone else's in one's skull. Although you can medically, but it doesn't mean कि उसके सारे experiences भी उसके पास आ जाएंगे. ब्रेन को रिप्लेस नहीं कर सकते आप कि भाई इस बंदे का ब्रेन निकाल के मैं उस बंदे में डाल दूँ. मेडिकल साइंस भी अभी तक इतनी क्या कहते हैं उसको, इवॉल्व नहीं हुई है कि आप किसी एक शख्स के ब्रेन को उठा के किसी दूसरे शख्स पे फिट कर दें और कहें कि भाई अब ये इसके लिए काम कर रहा है. इवन इफ़ यू डू दैट, उसके एक्सपीरियंसेस ट्रांसफ़र नहीं होंगे. दे वर रिलेटेड टू द होल बॉडी. कंप्यूटर्स में सेपरेट कंप्यूटेशन और मेमोरी होती है. ब्रेन्स में देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कंप्यूटेशन एंड अ मेमोरी. सो देयर आर सम एस्पेक्ट्स जिनकी वजह से हम कहते हैं कि नो, वी कैन नॉट मेक अ ब्रेन, वी कैन नॉट make the computers like a brain. We can just mimic it, and maybe someday we will be able to make a brain like humans, but obviously that will be an artificially intelligent brain and not a naturally intelligent brain. Moving forward, yeah, so let's come to the Turing test. How do we know if a computer is thinking human-like or not? There is a simple test. ट्यूरिंग टेस्ट का मतलब ये है, ट्यूरिंग जिस तरह से मैंने आपको कल इंट्रोड्यूस करवाया था, सर एलन ट्यूरिंग ने ये कहा कि machines can be intelligent, but like we said, we were discussing in the class, that how do you say that the machine is intelligent? What are the parameters for that? किस बेस पे आप कहेंगे कि वो मशीन इंटेलिजेंट है या नहीं? एक बेस चलें इसकी, हम कह लेते हैं कॉन्शियस है. बट ट्यूरिंग ने ये कहा कि देयर इज़ अ सिंपल टेस्ट फॉर दैट. ट्यूरिंग ने ये कहा कि जस्ट विजुलाइज इट. आपके सामने एक तस्वीर भी है जो मैं माउस से पॉइंट आउट कर रहा हूँ. ये इस इमेज को, इस ग्राफ को अगर आप देखें, सो दिस इज़ द वॉल. सॉरी, दिस इज़ अ वॉल. अब इस वॉल के पीछे एक तरफ ये ह्यूमन इंटरोगेटर है और एक तरफ दो चीज़ें हैं, एक ह्यूमन है और एक एआई सिस्टम है. अब होता क्या है, ये टेस्ट कंडक्ट कैसे किया जाता है? ट्यूरिंग टेस्ट कंडक्ट करना बड़ा आसान है, और वो ये है कि मैं दीवार के पीछे बैठा हूँ और मैं एक सवाल पूछता हूँ, कोई भी सवाल हो. मैं एक सवाल पूछता हूँ और दूसरी तरफ से मुझे जवाब आता है. अब दूसरी तरफ दो लोग हैं, एक तो ह्यूमन बैठा हुआ है और एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम है. मैं एक सवाल पूछता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल, हाउ इज़ द वेदर टुडे?
वहाँ से मेरे पास कोई जवाब आता है, इट इज़ वेरी नाइस आउटसाइड। अगर मैं ये बता दूँ, नाउ दैट इज़ द टेस्ट, अगर मैं एक ह्यूमन इंटेरोगेटर ये बता दूं कि ये जवाब एआई सिस्टम ने दिया है या ह्यूमन ने दिया है, यानी कि मैं डिफरेंशिएट कर लूं दोनों में से कि कौन सा जवाब किसने दिया है या ये जवाब किसने दिया है, एंड आई एम राइट, अगर मैं ये पहचान लूं कि कौन सा जवाब एआई सिस्टम का था और कौन सा जवाब ह्यूमन का था, देन आई विल से दैट दैट मशीन इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट मशीन। होपफुली समझ आ रही होगी आपको बात। सिंपल सा टेस्ट है, मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे नहीं पता दूसरी तरफ कौन जवाब दे रहा है, दो चीज़ें हैं, एक ह्यूमन है और एक मशीन है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, 10 सवाल पूछता हूँ, 100 सवाल पूछता हूँ, मुख्तलिफ जवाब आते हैं मेरे पास और मैं नोट कर लेता हूँ कौन कौन से जवाब ह्यूमन ने दिए, कौन कौन से जवाब एआई सिस्टम ने दिए। इफ़ आई एम राइट, अगर मुझे ये पता लग गया कौन से जवाब ह्यूमन सिस्टम एआई सिस्टम ने दिए हैं, देन द मशीन हैव फेल्ड द ट्यूरिंग टेस्ट। लेकिन अगर मैं ये नहीं बता सकता और मुझे लगता है कि सारे जवाब ही ह्यूमन ने दिए हैं, then the machine has passed the Turing test and I will call that machine an intelligent machine. Clear? So again, look at the image and you will see that there is a human interrogator which is asking the question, who is asking the questions, and there are answers coming from the other side of the wall, and that answer can be from the human and from the AI system. Now that is the question for human interrogator, if he or she can differentiate between human and AI system or not. But there are a million things, not actually a million things, but there are tens of things that come into the way of conducting a Turing test. Turing test कैसे कंडक्ट करेंगे, एक अच्छा ट्यूरिंग टेस्ट कैसा होगा और एक बुरा ट्यूरिंग टेस्ट कैसा होगा. What capabilities would a computer need to have to pass the Turing test? क्या क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए कंप्यूटर के पास इंटेलिजेंस के अलावा? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP. व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन मसले क्या हैं, मैं वो गिनवा रहा हूँ आपको. जब ह्यूमन इंटेरोगेटर सवाल पूछेगा तो चूँकि वो ह्यूमन है और वो सवाल पूछ रहा है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि उसके पूछने का तरीका एग्जैक्टली राइट इन दी इंग्लिश लैंग्वेज हो. ठीक है. फॉर एग्जांपल मैं अगर ये पूछता हूँ आज मौसम कैसा है, तो कोई ये पूछता है आज मौसम कैसा है, कोई ये पूछेगा कि आज मौसम कैसा हो रहा है, कोई ये पूछेगा कि कैसा मौसम है, कैसा मौसम हुआ हुआ है. ये एक ही बात है, लेकिन मुख्तलिफ़ तरह के वर्ड्स में आप बोल रहे हैं. तो कंप्यूटर्स को क्या मैं सारी चीज़ें सिखाऊँ? हो सकता है कि कोई ऐसा तरीका हो जिससे मैं ये बोलूँ लेकिन वो कंप्यूटर ने ना सीखा हुआ हो. सो पहली चीज़ ये कि कंप्यूटर के अंदर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होनी चाहिए. उसको पता होना चाहिए कि नेचुरली जब बंदा बात कर रहा होता है तो वो ग्रामर को इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से फॉलो नहीं कर रहा होता, लेकिन फिर भी वो अपनी बात को कम्युनिकेट कर रहा होता है दूसरे ह्यूमंस तक. तो AI सिस्टम शुड बी एबल टू रीड दैट स्लैंग और दैट एक्सेंट. AI सिस्टम को इस काबिल होना चाहिए कि वो मेरी नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस कर सके और उसको समझ सके. दूसरी बात ये कि उसमें नॉलेज रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए. नॉलेज रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही है कि उसको पता होना चाहिए कि अगर मैंने ये पूछा मौसम कैसा है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि मौसम क्या होता है और कैसा का मतलब क्या होता है और मौसम के क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, उसके क्या क्या जवाब होते हैं. उसके पास नॉलेज पता होना चाहिए कि इस नॉलेज का मतलब क्या है. ऑटोमेटेड रीजनिंग होनी चाहिए कि अच्छा किसको कहता हूँ मैं और बुरा किसको कहता हूँ. एंड देन मशीन लर्निंग भी उसके अंदर होनी चाहिए, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा कोई सवाल पूछूं तो वो अंदाज़ा लगा ले कि मैं ये सवाल किस तरह का पूछ रहा हूँ और कैसे पूछ रहा हूँ. ट्यूरिंग ने ये प्रिडिक्ट किया था कि ईयर 2000 में, ट्यूरिंग वाज आई एम नॉट श्योर व्हाट वाज हिज एरा, बट इट वाज अराउंड 1957 1949. 57 या 58 में आई थिंक ही डाइड. Yeah, maybe. Anyways, you can do research on him. There are books written on him as well. He's been studied thoroughly throughout the history. There are still movies on Alan Turing's as well.
I recently saw a movie on him known as The Imitation Game. So it showed that he was around the World War II. When the World War II was happening, there was a story on him as well. So World War II was ended right around 45, 46. So this is why I'm saying that he may have died in the 50s or 60s. So in 50s or 60s, he predicted that by the year 2000, machines would be able to fool 30% of human chases for 5 minutes. In a Turing test, like you are seeing in this image, in a Turing test, Turing predicted that machine इतने काबिल हो जाएंगी 2000 साल तक, यानी कि year 2000 तक. We are 21 years after that. That by the year 2000 machines इस काबिल हो जाएंगी कि इंसान को अगर वो ट्यूरिंग टेस्ट कंडक्ट करे तो 100 बंदे अगर ट्यूरिंग टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो उसमें से 30 ये पता नहीं लगा सकेंगे कि एक सिस्टम एआई बात कर रहा है या ह्यूमन बात कर रहा है. एंड आई थिंक वी आर नाउ इन 2021 एंड इट्स मोर अबाउट the 30% is moved up to I think 40-50% if I'm not wrong. Can you give me an example of Turing test of today? क्या आप बता सकते हैं आपने कभी ट्यूरिंग टेस्ट कंडक्ट किया हो या कोई ऐसी सिचुएशन आई हो जिसमें यू कैन से दैट वाज अ ट्यूरिंग टेस्ट फॉर मी. All right. Furqan Nazir is saying that he recently used a chatbot named Replica. So that could be known as a Turing test, yes. But see, chatbots give away. Chatbots का आपको पता है कि they are bots. A real Turing test would be that you don't know that the answer is coming from a human or not. If you know that the answer is coming from a machine, so it doesn't matter that how humanly that answer that machine is interacting with you. It won't be known as a real Turing test. A real Turing test would be that you don't have the biasness of knowing that the other person is a machine or not, right? So apart from being intelligent, Malik Bilal is saying chatbots are not intelligent. So yes, you can say that chatbots are not intelligent, but we are specifically now talking about the Turing test. So based on the Turing test, if that machine is able to fool you, that machine is intelligent. Okay, it doesn't matter if it's really intelligent or not. Think of it like a job application, right? You provide a CV to someone, to some company. They invite you for an interview. आपने कहीं पर इंटरव्यू के लिए जॉब के लिए अप्लाई किया और वहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है. नाउ इट्स नॉट एक्चुअली it's a very important thing for you to understand now as well, because now you will be going to the job market, or maybe you are already. It's not really important that how much you actually know in a job interview. It's more about how in what way you can, let's say, fool the interviewer.
इंटरव्यूअर को ये लगना चाहिए कि आपको आता है, बेशक आपको आता ना हो, बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द जॉब्स what they ask in interview is not the thing that they want you to do. They can ask things to you about your bachelor's, आपने प्रोजेक्ट कौन सा किया, आपको कौन सी टेक्नोलॉजीज़ आती हैं वगैरह वगैरह, बट दे विल बी वर्किंग ऑन जस्ट वन टेक्नोलॉजी, और उसका भी सिर्फ एक काम आपको दे दिया जाएगा कि आपने ये काम करना है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑल द टाइम, मोस्टली स्टार्टअप्स कैन गो ओवर देयर बजट और वो बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, बट इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक काम अलॉट किया जाएगा और वो काम भी आपको पहले 1-2 महीने में सिखाया जाएगा और फिर आपसे लिया जाएगा. सो दे स्पेसिफिकली डोंट अंडरस्टैंड, डोंट वांट टू नो कि हाउ मच यू नो, दे जस्ट वांट टू नो कि इफ़ यू आर अ पर्सन हु कैन लर्न और नॉट. So similarly in Turing test, we are not actually looking for how intelligent a machine is, we are just looking for if that machine can fool us, the human, or not. If the machine can fool us and we are not able to differentiate between the human and the AI system, then I will call that machine intelligent even if that machine is dumb. Right, so the Turing test obviously is a biased one. It's not an actual test for intelligence, but it is a test for machines behaving like humans, because you see humans, we say that humans are intelligent. Humans are not always intelligent. Humans can think in a dumb way as well. हर human सही नहीं सोच रहा होता, intelligent नहीं होता. So if I say that मैं किस ह्यूमन से कंपेयर कर रहा हूँ, that is the bar for intelligence as well, right? अगर मैं किसी से 10 साल के बच्चे के साथ कंपेयर कर लेता हूँ उस मशीन को, and I will say that machine is intelligent, so yes, that machine is intelligent. So there should be a level of that human as well. So इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करते हैं कि आखिर ट्यूरिंग टेस्ट में मसले क्या क्या हैं जिसकी वजह से हम ट्यूरिंग टेस्ट को या तो माने या ना माने. So what's wrong with Turing test? Like I said, variability in protocols या judges. पहली बात तो ये है कि जज कौन है, वो ख़ुद कितना इंटेलिजेंट है, क्या उसको पता है कि मशीन्स कैसे बात करती हैं और ह्यूमंस कैसे बात करते हैं. लाइक आप जिस तरह चैटबॉट्स की एग्जांपल ले रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा चैटबॉट्स में मशीन्स जो हैं किस तरह से बात करती हैं. बट लेट्स से सम पर्सन हु इज़ नॉट रियली फेमिलियर विद द मशीन्स एंड हाउ मशीन्स रिएक्ट, लेट्स से कोई ऐसा शख्स जिसने मशीन्स की एवोल्यूशन इतनी ना देखी हो. लेट्स से इफ़ योर एज इज़ लाइक अराउंड 18-20, टेक अ पर्सन हु इज़ एजड अराउंड 40-45 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, आई थिंक जिसमें उसको कंप्यूटर्स का भी पता होता है. 40 ईयर्स का अगर आपके कोई या तो पेरेंट्स होंगे या कोई दूसरे आपके रिलेटिव्स होंगे, 40 ईयर्स 45 ईयर्स की जो एज होती है, आई हैव सीन दैट दोज पीपल नो हाउ मशीन्स वर्क. उनको पता है मशीन्स चलाते कैसे हैं, मोबाइल्स कैसे चलाते हैं, चैट कैसे करते हैं, बट दे डोंट नो द एग्जैक्ट थिंग्स बिहाइंड दैट मशीन. वो जो आज की जनरेशन है या पर्सनस हु आर इन द कंप्यूटर साइंसेस, दे नो हाउ मशीन्स वर्क और उनको किस तरह से सिखाया जाता है. बट people who are not computer scientists and around 40-45 years of age, just your usual casual social media worker or whatever, उनसे अगर आप इस तरह का टेस्ट करवाएंगे तो आई एम नॉट श्योर, आई थिंक दैट दे विल नॉट बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन अ ह्यूमन एंड अ मशीन, कि वो आप किस से बात कर रहे हैं, मशीन से बात कर रहे हो या एक ह्यूमन आपसे बात कर रहा है. सो इन दैट सिनेरियो ऑब्वियसली द ह्यूमन इंटेरोगेटर कौन है, जज कौन कर रहा है, उसमें थोड़ा सा मसला आ सकता है. एंड उसकी वजह से आपको लग सकता है कि एक मशीन इंटेलिजेंट है, ऑल्दो दैट मशीन इज़ नॉट इंटेलिजेंट. सक्सेस ऑफ अ ट्यूरिंग टेस्ट डिपेंड्स ऑन डिसेप्शन. लाइक आई सेड, पिछली स्लाइड में आपको समझा रहा था कि ट्यूरिंग टेस्ट में एक्चुअली ये बात नहीं लगा पा रहे होते हम कि एक मशीन इंटेलिजेंट है या नहीं. हम सिर्फ ये पता लगा रहे होते हैं कि एक मशीन में पागल बनाने की वो कितनी है, काबिलियत कितनी है, वो जज को पागल कितना बना सकता है. पागल बनाने का मतलब यही है कि वो उसको डिसेप्ट करे, उसको धोखा दे दे.
कि भाई ये मशीन नहीं, हालांकि उसको नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन उसने धोखे में रख दिया। सो सक्सेस उस मशीन की होगी इसमें जो कि धोखा दे सके, बात को घुमा सके, आपकी बातों को सही जवाब ना दे, लेकिन आपको सिर्फ ये बता दे कि इट्स थिंकिंग लाइक ह्यूमन। सो चैटबॉट्स कैन डू वेल यूजिंग चीप ट्रिक्स। आपने चैटबॉट्स अगर यूज़ किए हो तो यू कुड हैव सीन दैट जब आप चैटबॉट्स पे बात कर रहे होते हैं तो अक्सर चैटबॉट्स जो है वो बात घुमाते भी हैं, यानी आप पूछेंगे कुछ लेकिन वो बात किसी और का जवाब देंगे और फिर बात कहीं से कहीं चली जाएगी और आपकी एक्चुअल बात का जवाब नहीं दिया जाएगा। सो इस तरह की ट्रिक्स यूज़ करते हुए चैटबॉट्स जो हैं वो एक्चुअली सवाल का जवाब दिए बगैर आपकी बात घुमा कर और ये साबित करवा सकते हैं, आपको ये डिसेप्ट करवा सकते हैं कि दे आर ह्यूमन एंड दे आर नॉट मशीन्स। सो इसके अलावा भी बहुत सारे मसले हैं ट्यूरिंग टेस्ट में, जिसकी वजह से ट्यूरिंग टेस्ट इतना ज़्यादा वाइडली एप्लीकेबल नहीं है with some variations. Although it is a good idea, it is a good aspect of a test being conducted on a machine, but this is not a very comprehensive test. इसको चेंज किया गया, इसको वेरी किया गया with the passage of time in order to do well. So there was a schema introduced in artificial intelligence, and schema means a scheme, वाइनोग्रैड स्कीमा। ये जो वाइनोग्रैड स्कीमा है इट्स अ वेरिएशन ऑफ अ ट्यूरिंग टेस्ट। इट इज़ स्टिल अ ट्यूरिंग टेस्ट, बट इसके अंदर कुछ प्रोटोकॉल्स डिफ़ाइन किए जाते हैं कि भाई आप इस तरह से ट्यूरिंग टेस्ट कंडक्ट करेंगे ताकि मशीन आपको धोखा ना दे सके। सो वाइनोग्रैड स्कीमा क्या कहता है? वाइनोग्रैड स्कीमा ये कहता है इट इज़ अ ट्यूरिंग टेस्ट। इज़ इट अ बेटर ट्यूरिंग टेस्ट और नॉट? इट्स डिबेटेबल, बट वाइनोग्रैड स्कीमा ये कहता है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दैट कैन बी इजीली आंसर्ड बाय पीपल बट कैन नॉट बी आंसर्ड बाय कंप्यूटर्स यूजिंग चीप ट्रिक्स। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं ट्यूरिंग टेस्ट में, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएं जो अव्वल तो क्या हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हों, यानी कि दूसरी बात ना लाई जा सके बीच में। आप ये ना पूछें कि मौसम कैसा है और फिर वो अपनी बातें शुरू कर दें, बल्कि आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दें, यानी कि उसका जवाब या तो सही हो या गलत हो, क्योंकि मशीन्स डिजिटल है ना, कंप्यूटर्स डिजिटल हैं। तो आप ऐसा सवाल पूछें जिसका जवाब यस या नो में हो, या मल्टीपल चॉइस आप दे दें, वो क्वेश्चन हो, ताकि उसका जवाब उन दोनों तीनों चीज़ों में से ही कोई हो, उसके अलावा बात को घुमाया ना जा सके, धोखा ना दिया जा सके इंसान को। और क्वेश्चंस ऐसे हों जो कि ह्यूमन आसानी से समझ सके लेकिन कंप्यूटर्स उतनी आसानी से ना समझ सकें। हम यही चेक करना चाह रहे हैं ना कि आया वो ह्यूमन के लेवल पर है या नहीं। तो क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाएं जो कि ह्यूमन के लिए आसान हो जवाब देना, लेकिन मशीन के लिए आसान ना हो। जिस तरह एक क्वेश्चन नीचे दिया गया है, इसको पढ़ें और इसका जवाब बताएं क्या है। नीचे क्वेश्चन है, द ट्रॉफी वुड नॉट फिट इन द ब्राउन स्मॉल केस, एंड व्हाट इज़ द आंसर टू दैट एवरीवन? फुरकान नज़ीर कह रहे हैं सूटकेस इज़ द आंसर टू दैट। व्हाट एल्स? बाकी क्या कहते हैं? आई एम नॉट गेटिंग आंसर्स फ्रॉम द अदर टू पार्टिसिपेंट्स। अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड प्लीज़ आंसर के क्या लगता है आपको, क्या जवाब होगा इसका? ऑल राइट, so the question was that the trophy would not fit in the brown suitcase because it was too small. Now the pronoun it may refer to both the things, trophy and the brown suitcase as well, but
according, if you understand the sentence, you know that if the trophy is not fitting in the brown suitcase, then that means the brown suitcase is small and the trophy was bigger than that. So this is why we can understand that what was so small, the brown suitcase was small, not the trophy. So questions like these can be used in a Turing test when if we want the machines not to decept us but to answer willingly. इसके जवाब देने में अगर ये जवाब दिया जाएगा तो एक इंटेलिजेंट ह्यूमन तो इसका सही जवाब दे देगा, बट एक मशीन इसका सही जवाब दे सकती है या नहीं, दैट वुड डिपेंड ऑन हाउ गुड, बिकॉज इन दिस सेंटेंस जो नेचुरल लैंग्वेज है उसका यूज़ यहाँ पर बड़ा क्लेवरली किया गया है रादर दैन के ग्रामेटिकली सही किया गया हो जुमला, राइट. ग्रामेटिकली अगर हम सही करें तो फिर तो इसमें हमें कुछ चीज़ें देखनी पड़ेंगी, लेकिन इट वॉज टू स्मॉल, इट कैन मीन बोथ थिंग्स. वो उसका मतलब ट्रॉफी भी हो सकता है, ब्राउन सूटकेस भी हो सकता है अगर आप ग्रामेटिकल हिसाब से चलें तो, बट in a real way there is only one meaning to that, and that is because humans can understand the natural language and the scenario based on it both at the same time. Another question, same question actually, but we have changed the small to large. The trophy would not fit in the brown suitcase because it was so large. Now see, it's the same sentence, but just because of changing the scenario, the it means different. Now the it means the trophy. It doesn't mean the brown suitcase because we are talking about the thing which is large, and the thing which is large cannot be used to fit a smaller thing in, a larger thing in. Similarly, there are some questions like, read this question and answer for yourself. The large ball crashed right through the table because it was made of steel. What was made of steel? Alright, so humans might not be that intelligent as we think. Furqan Nazir is thinking that it might be the ball. The large ball crashed right through the table because it was made of steel. Crashed right through the table का मतलब क्या है कि टेबल के ऊपर रुकी नहीं बॉल जब फेंकी गई, तो टेबल के ऊपर रुकी नहीं बल्कि थ्रू हो गई टेबल के, यानी कि टेबल को तोड़कर उसको क्रॉस कर गई. द लार्ज बॉल क्रैश्ड राइट थ्रू द टेबल बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ स्टील. व्हाट डू यू थिंक वॉज मेड ऑफ स्टील? And yes, the answer is ball. The large ball was made of steel, which is why it crashed through the table. It broke the table. Similarly, next question is, the large ball crashed right through the table because it was made of styrofoam. What was made of styrofoam? And what actually is a styrofoam? Styrofoam actually कहते हैं उस स्टफ़ को जिसके अंदर आप देखते होंगे नया इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है तो एक वाइट स्टफ़ होता है जिसके अंदर उसको रखा जाता है ताकि उस पर कोई चीज़ उसके ऊपर अफेक्ट ना करे, कोई चीज़ उसके ऊपर अगर लगे या गिर जाए तो वो अफेक्ट ना करे. वो वाइट स्टफ़ होता है जिसमें छोटी छोटी वाइट बॉल्स जो हैं वो अलग होना शुरू हो जाती हैं. हाँ, थर्मोपोल भी हम कहते हैं उसको, थर्मोपोल कह लें, स्टायरोफॉर्म, दैट स्टफ़. सो द लार्ज बॉल क्रैश राइट थ्रू द टेबल बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ स्टायरोफॉर्म. क्यों उस टेबल को तोड़ के चली गई? वो क्या बना हुआ था स्टायरोफॉर्म का, लार्ज बॉल और द टेबल? What was made of thermopole? The large ball crashed right through the table because it was made of thermopole or styrofoam.
obviously the table was made of styrofoam. Bilal, not the ball. If the ball would have made by the styrofoam, अगर बॉल styrofoam की बनी हुई होती तो उसमें वज़न नहीं होता और वो टेबल को नहीं तोड़ सकती थी, लेकिन बॉल crashed through the table, which is why the ball was not made of the styrofoam balki the table. Now you see the question is the same, it's just the changing of the stuff, steel and styrofoam, and as a human we know styrofoam is a very light object and the steel is not, right? So the question is designed in that way that only humans can understand and answer that. If a machine is able to answer this question, then that is an intelligent machine, because it would have natural language processing as well. उसको पता होगा कि इसका मतलब क्या है जुमले का. It would have the scenario understanding as well. It would have the knowledge representation, which means उसको ये पता होगा कि steel क्या होता है, styrofoam क्या होता है, and then it would be able to answer less just like a human. But not always it's like that. If a machine is intelligent, it should be able to answer questions like it. Another question is, the sack of potatoes has been placed below the bag of flour, so it had to be moved first. Sack of potato का मतलब ये है जिसको उर्दू में हम कहते हैं बोरी. बोरी के अंदर हम भरते हैं आलू की एक बोरी है, एक बहुत बड़ी. और बैग ऑफ फ्लावर का मतलब यही है कि आप उसी तरह की एक बोरी है जिसके अंदर आटा है. So the sack of potatoes have been placed below the bag of flour, so it had to be moved first. What had to be moved first? Answer that. Malik Bilal is saying bag of flowers. What else? Furqan Nasir भी यही कह रहे हैं. Okay, let me understand this question. I wasn't understanding this, just was reading this. The sack of potatoes had been placed below the bag of flour, so it had to be moved first. Sack of potatoes had been placed below the bag of flour, so it had to be okay, yeah, so yeah, exactly. तो below the bag of flour है, यानी कि जो आटा है वो ऊपर रखा हुआ है, इस वजह से उसको पहले मूव करना पड़ेगा. किसको? बैग ऑफ फ्लावर को. यस, यू आर राइट. अगेन अब सिर्फ किसको चेंज किया जा रहा है? बिलो से हटा के अबव का क्वेश्चन आ गया है. द सैक ऑफ पोटैटोज हैड बीन प्लेस्ड अबव द बैग ऑफ फ्लावर, सो इट हैड टू बी मूव्ड फर्स्ट. अब इसका जवाब क्या हो जाएगा? स्विच हो जाएगा, द सैक ऑफ पोटैटोज. Sam tried to paint a picture of shepherds with sheep, but they ended up looking like rabbits. What looked like rabbits? So yeah, there is a difference of knowledge representation. You don't know what shepherds mean, or probably what sheep mean. Yes, exactly. Furqan Nazir is right. Malik Bilal may have confused that shepherd is maybe an animal. Shepherds are the people who herd sheep. यानी कि जो sheep होती हैं, भेड़ को चराने वाले जो होते हैं, exactly चरवाहा जिसको हम कहते हैं उर्दू में, चरवाहा को हम कहते हैं shepherd. So Sam tried to paint a picture of shepherds with sheep, यानी कि उसको sheep की तस्वीर एक चरवाहे के साथ बनाना चाह रहा था, but they ended up looking like rabbits. So what do you think would end up look like rabbits? Obviously the human cannot end up looking like a rabbit. Sheep might have looked like the rabbits. So the correct answer would be the sheeps. नाउ द आंसर इज, अब देखें वो शेपर्ड्स की जगह, सॉरी रैबिट्स की जगह पर अब आ गया है गोल्फर्स. गोल्फर्स इज द पर्सन हु प्लेज गोल्फ. Sam tried to paint a picture of shepherds with sheep, but they ended up looking like golfers. What would look like golfers? Shepherds or sheep? Because golfers are person and shepherds are persons as well. Therefore the answer would be the shepherds were looking like golfers. Sheep could not have looked like a golfer. So Vinograd schema जो कि एक वेरिएशन है ट्यूरिंग टेस्ट की, there are many advantages to that. यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिस तरह से भी हमने देखे, what are their advantages over Turing test, over a simple Turing test? Test can be administered and graded by machine. टेस्ट्स ऐसे हैं चूँकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है तो इनको ग्रेड किया जा सकता है. ये सिर्फ ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि मौसम कैसा है,
कि उसका ना सही जवाब है ना गलत जवाब है, सिर्फ जवाब की नौइयत हम देख रहे हैं। बट ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि अभी हमने देखे हैं वाइनोग्रेड स्कीमा में, वो क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप ग्रेड कर सकते हैं कि सही जवाब कितने थे और गलत जवाब कितने थे। इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन ह्यूमन सब्जेक्टिविटी, ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है कि एक ह्यूमन कैसा सोच रहा है। जैसे अगेन मैं उसी क्वेश्चन के साथ इसको कंपेयर करूँगा कि आज मौसम कैसा है, तो ह्यूमंस कैन डिफरेंशिएटली अंडरस्टैंड, लाइक अगर वो ह्यूमन एक ऐसा है जो कि लेट्स से यूरोपियन कंट्रीज़ में रहता है, तो अगर ये सनी होगा, धूप होगी बहुत, तो दैट पर्सन विल से दैट इट्स वेरी नाइस आउटसाइड। बट जो हमारे साउथ एशिया में जो मौसम रहता है उसके हिसाब से अगर आपको बादल नज़र आएंगे और सूरज नज़र नहीं आएगा, दैट मौसम विल यू कॉल दैट इज़ अ नाइस वेदर। ठीक है, तो दिस इज़ ह्यूमन सब्जेक्टिविटी। लेकिन ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, इसका एडवांटेज ऐसा है कि इसमें ह्यूमन सब्जेक्टिविटी नहीं है। ये नहीं है कि ह्यूमन सोचेगा तो वो अलग हो जाएगी बात और मशीन सोचेगी तो वो बात अलग हो जाएगी। नहीं, इसका जवाब एक ही है, सही और गलत। इट डज़ नॉट रिक्वायर एबिलिटी टू जनरेट इंग्लिश सेंटेंसेस, एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट कि यहाँ पर डिसेप्शन नहीं हो सकता। ऐसे क्वेश्चन नहीं है कि जिसमें इंग्लिश सेंटेंसेस को जनरेट किया जाए। जिस तरह से वही अगेन क्वेश्चन कि अगर मौसम कैसा है उसका जवाब इंग्लिश सेंटेंस के तौर पे दिया जाएगा, सिर्फ मल्टीपल चॉइस नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपने मल्टीपल चॉइस दे दी है, इसका मतलब है कि कंप्यूटर या ह्यूमन के पास खुद जुमले जनरेट करने की पावर नहीं है। आपने ये भी देखा होगा कि जुमलों को देखते हुए हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि एक जुमला मशीन ने जनरेट किया है या ह्यूमन ने जनरेट किया है। उसका स्लैंग देखते हुए, उसका एक्सेंट देखते हुए, उसकी वर्डिंग देखते हुए हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो इसी तरह इंग्लिश सेंटेंसेस अगर जनरेट नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास ये बायसनेस भी नहीं रहेगी कि आप सिर्फ सेंटेंस को देखते हुए, जवाब से पहले ही आप सेंटेंस को देखते हुए ये अंदाज़ा लगा लें कि मशीन ने दिया है या ह्यूमन ने। जवाब की बेस पे सिर्फ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्वेश्चंस कैन नॉट बी इवेडेड यूजिंग वर्बल डॉजेस, क्वेश्चंस कैन बी मेड गूगल प्रूफ। आप क्वेश्चन को इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कर सकते हैं जो कि ह्यूमन पढ़कर समझ सके लेकिन वो गूगल प्रूफ हो, यानी कि मशीन उसको ऑन द इंटरनेट सर्च कर जवाब ना दे सके। ठीक है, सो इट वाज हेल्ड इन 2016, जो वाइनोग्रेड स्कीमा चैलेंज है। इसके क्वेश्चंस का एक कंपटीशन काइंड ऑफ लाइक होता है। उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाते हैं और फिर उस पर ट्यूरिंग टेस्ट अप्लाई होता है। इट वाज हेल्ड एट IJCAI कॉन्फ्रेंस इन जुलाई 2016। 6 एंट्रीज इसमें आई थी। जो बहुत अच्छा सिस्टम था, जो एक इंटेलिजेंट सिस्टम था, उसने 58% सही जवाब दिए आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस, जो बेस्ट सिस्टम था। इस स्टेटिस्टिक्स को ज़रा सही से समझना। ट्यूरिंग टेस्ट किया गया, मुख्तलिफ क्वेश्चंस पूछे गए, मुख्तलिफ सिस्टम्स को चेक किया गया कि वो इंटेलिजेंट है या नहीं। जो बेस्ट सिस्टम आया ना, बेस्ट सिस्टम का मतलब है कि बाकियों ने, किसी ने 10% सही जवाब दिए, किसी ने 20%, बेस्ट ने 58% सही जवाब दिए थे इन सब सवालों के। 60 क्वेश्चन पूछे गए, 60 क्वेश्चन पूछे गए, उनमें से 58% सही जवाब दिए थे मशीन ने, सबसे अच्छी मशीन जो थी उसने। जबकि ह्यूमंस जो थे उन्होंने 90% जवाब सही दिया था। तो अभी भी 2016 के वाइनोग्रेड स्कीमा चैलेंज में भी स्टेटिस्टिक्स ये हमें बता रही हैं कि मशीन्स आर नॉट दैट मच इंटेलिजेंट एज ह्यूमंस। ह्यूमंस 90% उन सब सवालों का सही जवाब दे गए थे, लेकिन जो मशीन्स हैं उनमें से बेस्ट मशीन ने भी 60% सही जवाब दिए थे, अराउंड 58%। Furqan Nazir is saying these type of questions create the scenario which you have to understand to answer the question, but machine can't do that. Machines just answers the query by checking the input and questions, not the examining of scenarios. Exactly, you're right कि it's not only about the nature of the sentence, कि sentence किस तरह से बनाया गया है, उसमें verb क्या है और nouns क्या है और उस sentence का मतलब क्या है. It's about कि वो sentence scenario क्या create कर रहा है. अगर आपने वो समझना है तो that सिनेरियो इज़ नॉट इन दी सेंटेंस. सेंटेंस पढ़कर सिर्फ आप उसको नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि सिनेरियो क्या. यू वुड हैव टू अंडरस्टैंड दैट. जिस तरह अभी मैंने भी अगर उसका जवाब दिया किसी चीज़ का, आपने भी अगर जवाब दिया होगा, तो सिर्फ पढ़कर आप जवाब नहीं दे सकते. आपने पढ़कर उसको एक सेकंड के लिए सोचा होगा कि अच्छा सिनेरियो है क्या, उसके बाद फिर आपने जवाब दिया. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट सिंपल इनपुट एंड आउटपुट, इट्स अबाउट प्रोसेसिंग द इनपुट इन सच अ वे सो दैट इट जनरेट्स सिनेरियो इन योर हेड, जिसकी बेस पे आपको जवाब देना है सही या गलत.
So it is a very good test of Vinograd schema over Turing test. So it has advantages over standard Turing test. Rationally, it's very actually philosophical thinking. We say that a machine would be right, would be human like if it's performing right. But the question is, what is the right way of thinking? You must have seen some children maybe, जिनसे आप कोई सवाल पूछें और वो उसका जवाब दे दें सही. आपने ऐसा देखा होगा कुछ सिचुएशंस में. किसी छोटे बच्चे से आपने एक सवाल पूछा और उसने उसका जवाब दे दिया. आपको लगा कि वो जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, इस बच्चे को नहीं आएगा, लेकिन उसने बता दिया. फिर आपको तजस्सुस होता है, आप ये सोचते हैं कि यार ये इसने कैसे जवाब दिया. फिर आप उससे पूछते हैं कैसे किया आपने, ये ज़रा बताना. अब उस बच्चे को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वो आपको ये बता सके कि उसने कैसे किया, लेकिन उसको ये पता होता है कि ये जवाब कैसे दिया उसने. वो आपको नहीं समझा सकेगा कि उसने ये जवाब कैसे दिया, लेकिन वो दे देगा. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, एक दफ़ा एक बड़ा रिसेंट वाक़या है. रूबिक क्यूब आपने देखा होगा. रूबिक्स क्यूब जो कि 3x3 का एक क्यूब होता है जिसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं और उसको आप सॉल्व करते हैं कि एक ही तरफ एक सारे कलर आ जाएं. जो रूबिक्स क्यूब है वो सॉल्व करना बड़ा मुश्किल है. मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल है. खैर, एक साइड उसकी सॉल्व हो जाती है लेकिन सारी साइड सॉल्व नहीं हो पाती हैं मुझसे. सो देयर वाज अ रिलेटिव ऑफ माइन. उसकी एज आई थिंक कितनी थी, 8-10 साल की उम्र का था शायद वो बंदा. और उसने वो तकरीबन 3-4 साइड्स जो हैं उसने सॉल्व कर दी. ऑलमोस्ट सॉल्विंग पर ही था वो, और फिर उसने ख़राब कर दिया उसको. सो आई आस्क्ड हिम कि ये कैसे किया आपने, ये सॉल्व क्या थिंकिंग है इसके पीछे कि ये सॉल्व हो गया. मुझसे तो सॉल्व नहीं होता. बट ऑब्वियसली एक 8 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा तो मुझे नहीं समझा सकेगा कि वो एक्चुअली क्या सोच कर ये मूव्स कर रहा था, इसकी वजह से उसने ये चीज़ चेंज की. बट इन अ वे ही इज़ मोर इंटेलिजेंट देन मी. माई पॉइंट इज़ कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ह्यूमंस समझ तो लेते हैं कि वो चीज़ ऐसे है, लेकिन क्यों है, कैसे है, ये समझाने में और काफ़ी साल लग जाते हैं. व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ थिंकिंग, कैसे किया जाए वो काम. राइट वे क्या है? देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग समथिंग. व्हाट इज़ द राइट वे? व्हाई डू यू से दैट इज़ द राइट वे? जिस तरह आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, एक बड़ी रफ एग्जांपल है. वो ये कि अगर मैं कहता हूँ 15 + 30 कितना होता है, आपका जवाब आएगा से कितना होगा 15 + 30. 15 + 30 बताएं ज़रा. फिर मैं आपसे पूछता हूँ एक और बात, इसी बात को कंटिन्यू करते हुए. 15 + 30 is right, it's 45. मलिक बिलाल 28. 15 + 30 is 28. आवाज़ सही नहीं आ रही क्या मेरी? 15 + 30 is 45, not 28. दो बंदों के जवाब आए हैं और दो मुख्तलिफ जवाब आए हैं मैथमेटिक्स के प्लस में भी. ऐसा तो नहीं होना चाहिए. एनीवेज आज ऐसा ही है, ठीक है. 15 + 30 हमने कहा और 45 आ गया जवाब. अब आप दोनों ने सही जवाब दिया. कम्युनिकेशन में मिस्टेक हो गई थी वो अलग बात है, बट आप दोनों ने सही जवाब दिया कि 45 और 45 इज़ द आंसर. अब आप में से एक ने, या मे बी आप दोनों ने, क्योंकि हमारे पास इतना ज़्यादा डाटा नहीं है तो वी कांट से दैट, बट यूजुअली ऐसा होता है. जिस तरह मुझे अगर कहा जाए 15 + 30 किया जाए तो मैं कहूँगा कि अच्छा 15 + 30 का मतलब ये है कि 30 में 10 ऐड कर दो 40 और बाकी 5 बचे तो वो ऐड कर दो 45 हो गया. कुछ ऐसा ऐड करेंगे कि अच्छा 30 + 15 करना है, 30 15 का डबल होता है, तो यानी कि हम 15 × 3 कर रहे हैं एंड दैट इज़ 45. 15 को 3 दफ़ा प्लस कर रहे हैं, दैट इज़ 45. कुछ लोग ऐसे करेंगे अच्छा 15 + 30 कर रहे हैं तो पहले 15 + 15 करते हैं, 30 हो जाते हैं, 30 + 15 45. There are multiple ways to add this, to do this specific thing. What is the correct way? What is the right way?
देयर इज़ नो राइट वे, देयर इज़ ओनली राइट आंसर। हर एक बंदा अपने तरीके से इसको सॉल्व कर रहा है। सो there is no idealized or right way of thinking, there is only correct way of thinking. The right way of thinking may not be the most optimal way of thinking. Excuse me a minute. Right, so all right, so logic की हम बात करना स्टार्ट करते हैं। और अब लॉजिक एक ऐसी लॉजिक का मतलब बेसिकली ये है कि एक कंक्लूजन तक आप कैसे पहुँचे। क्यों आप कह रहे हैं कि 30 + 15 इज़ 45? लाइक आई सेड कि इसके 3-4 तरीके हो सकते हैं करने के, बट आपने किस लॉजिक से किया, किस तरीके से आपने किया, किस तरीके से आप उस कंक्लूजन पर आए कि 30 + 14 15 इज़ 45। So logic is the patterns of argument that always yield correct conclusions when supplied with correct premises. ये वर्ड्स हम कल की लैब जब कर रहे थे तब हमने अंडरस्टैंड किया था इस चीज़ को, कि अगर आप कुछ प्रेमिसेस को करेक्ट मानते हैं और उसकी बेस पे आप कुछ कंक्लूजन्स निकाल रहे हैं, तो आई वुड कॉल दोज कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन लॉजिक। अगर मैं कोई कंक्लूजन किसी लॉजिक की बेस पर प्रूव कर देता हूँ तो दैट वुड बी नोन एज अ लॉजिक। ऐसे पैटर्न्स, ऐसे आर्ग्यूमेंट, भाई ऐसा क्यों है, ऐसा इस वजह से है, इस वजह से है, इस वजह से है, इस वजह से एंड इस वजह से है, इसलिए मैं इसको कंक्लूड कर रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसे है, दैट वुड बी नोन एज अ लॉजिकल स्टेटमेंट। जिस तरह ब्लू कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है जो सेंटेंस लिखा हुआ है, प्लीज़ रीड इट आउट and try to understand what this situation is. So the sentence is saying that Socrates is a man. Socrates is the name of the person. He was a philosopher in the Middle Ages, I think. Socrates is a man. All men are mortal. मॉडल का मतलब है कि फ़ना होना है, मरना है, हर किसी ने, हर इंसान ने मरना है। Greek philosopher, yeah, from Athens. Socrates is a man. All men are mortal. Therefore, Socrates is mortal. Socrates, जिसको उर्दू में सुकरात कहा जाता है, जुमला ये कह रहा है कि सुकरात एक आदमी है और तमाम आदमी फ़ानी है। फ़ानी का मतलब है कि हर किसी ने मरना है। सुकरात एक आदमी है और तमाम आदमियों ने मरना है। इस वजह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सुकरात ने भी मरना है। Socrates is mortal. Socrates is a man. All men are mortal. Therefore, Socrates is mortal. Now, is this a correct conclusion? This one, the one selected. Is this a correct conclusion? And yes, we will say this is a correct conclusion because it is provided with the logic. And what is the logic behind it? The logic is these two arguments. These two arguments is the logic which is concluding, which is generating, which is yielding this correct conclusion. So if you agree that these two arguments are correct, then this conclusion is a correct conclusion. This is the whole scenario of logic, that when you are provided with correct premises, you will always come to the correct conclusions. If you start with wrong premises, if you start with the premises that are not correct, remember yesterday's lab, if you start with the premises that are not true, then the answers, the conclusions would not be true as well, would not be reliable. So coming back to the artificial intelligence thing, the logicist, or the person who studies logic, or the person who goes by logic, the logicist, how does a logicist understand artificial intelligence?
कैसे एक लॉजिसिस्ट समझता है, लॉजिसिस्ट मीन अ पर्सन हु स्टडीज और रिलाइज ऑन लॉजिक, which means all the humans. How does a logicist approach to artificial intelligence? It says that describe a problem, coming back to the yesterday's debate of our problem solving. हमने कहा था प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो दैट इज़ एन इंटेलिजेंट थिंग. सो डिस्क्राइब प्रॉब्लम इन फॉर्मल लॉजिकल नोटेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, प्रॉब्लम को डिफाइन करें फॉर्मल लॉजिकल नोटेशन में, कि प्रॉब्लम को इस तरह से डिफाइन करें कि कोई चीज़ एम्बिगुअस ना रहे, कोई चीज़ ऐसी ना हो जिसके एक चीज़ के दो मतलब निकल रहे हो या पांच मतलब निकल रहे हो, आपको पता ना हो, हर एक चीज़ का एग्जैक्ट मतलब आपको पता हो. एंड अप्लाई जनरल डिडक्शन प्रोसीजर्स टू सॉल्व इट, और फिर उस पर आप प्रोसीजर्स अप्लाई करें और उसको सॉल्व करके एक कंक्लूजन पे आ जाएं. दैट इज़ व्हाट एआई इज़. क्या कहती है लॉजिसिस्ट अप्रोच? लॉजिसिस्ट क्या कहते हैं? लॉजिसिस्ट ये कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ एक्चुअली व्हाट, इट इज़ एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम इन फॉर्मल नोटेशन. इफ़ यस नो ट्रू फॉल्स में डिफाइन करें और फिर उस पर लॉजिकल एप्लीकेशंस लगाएं और उसको सॉल्व करें. बट इसमें प्रॉब्लम्स हैं. प्रॉब्लम्स ये हैं कि अगर हम सिर्फ लॉजिक के हिसाब से चलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो सबसे पहली चीज़ ये आ जाती है कि कंप्यूटर्स लॉजिक के ऊपर तो चलते हैं, लेकिन आपका डाटा लॉजिक के ऊपर नहीं चलता. आपका डाटा लॉजिक के ऊपर नहीं चलता सिर्फ. यानी कि अगर आपने एक फॉर एग्जांपल डेटाबेस देखा हो तो उसके अंदर से अहमद एक बंदा है, स्टूडेंट है एक अहमद, उसका डाटा रखा हुआ है. अगर मैं ये कहता हूँ कि अहमद एआई में एनरोल्ड है, तो क्या इसका मतलब एआई में अहमद एनरोल्ड है? एआई में कोई और भी तो एनरोल हो सकता है. सो लॉजिकली चीज़ों को आप रिवर्स करना शुरू कर दें अगर, या किसी इस तरह की डिडक्शन रूल्स अप्लाई करना शुरू कर दें, तो इट्स नॉट ऑलवेज वेरी गोइंग टू बी करेक्ट कंक्लूजन्स. कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है फाइंडिंग द सोल्यूशन. लॉजिकली अगर हम चलेंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी वुड बी वेरी ह्यूज. रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हम नहीं बता सकते लॉजिकल नोटेशंस के अंदर. रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स हैं कि भाई मुझे फ़लाँ जगह से फ़लाँ जगह जाना है और मेरे पास इतना पेट्रोल है और मेरी इतनी कॉस्ट लगनी चाहिए वगैरह वगैरह, ये लॉजिकली सॉल्व नहीं कर सकते. इसके लिए आपको कंप्यूटेशंस करनी पड़ेंगी. अनसर्टेनिटी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. आपको नहीं पता, आप वही प्रॉब्लम अगर मैं लेता हूँ कि मुझे से कराची से हैदराबाद जाना है और मेरे पास ये फैक्टर्स हैं, मुझे बताया जाए कि मैं कौन सा रूट लूँ, तो अनसर्टेनिटी की सिचुएशन भी इसमें बहुत सारी है. लाइक जिस तरह आजकल है अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है कि लॉकडाउन लग गया तो फिर आप क्या करोगे? आपने जो भी प्रॉब्लम सारी सॉल्व की है वो सारी प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व रहेगी, लेकिन यू कैन नॉट एक्चुअली गो फ्रॉम कराची टू हैदराबाद. सो अनसर्टेनिटी रूल्स आ जाते हैं काफ़ी. अ लॉट ऑफ रैशनल बिहेवियर हैज़ नथिंग टू डू विद लॉजिक. बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम समझते हैं कि हम रैशनली कर रहे हैं, यानी कि उसके पीछे लॉजिक है, बट उसके पीछे लॉजिक नहीं होती. जिस तरह से हमने कहा था थिंकिंग ह्यूमनली या एक्टिंग ह्यूमनली. ठीक है, अभी हम फ़िलहाल ब्रेक लेते हैं. एक लैब की चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे. अराउंड 5-10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं हम. 38 हो रहे हैं. अराउंड 55-11 तक आते हैं हम, और फिर लैब की चीज़ जहाँ पर हमने कल छोड़ी थी वहीं से हम बात स्टार्ट करेंगे आज की लैब की. देयर इज़ अनदर क्लास टुडे. 2 to 5 भी हमने आज एक क्लास रखी है, उसको भी रखेंगे. बट अभी लेट्स टेक अ ब्रेक एंड कम बैक अराउंड 10:55 or 11 PM.